हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, हमारा बेसिकली आपका 12th क्लास है और इसी 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं आपका समष्टि अर्थशास्त्र की बुक है हमारा, और हम इसमें देख रहे हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो हम इसमें राष्ट्रीय आय के लेखांकन की हम लोग एक एक करके आपका बहुत अच्छे से इसमें बात कर रहे थे कि किसको हम राष्ट्रीय आय के लेखांकन में ऐड करते हैं और राष्ट्रीय आय के लेखांकन में किन चीज़ों को हम इसमें गौर करके देख भी सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से गौर करके देख लिया था। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आपका बढ़ चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो कल हम लोग इसमें मूल्य ह्रासमान की पूरी स्थिति को अच्छे से समझ चुके थे। फिर मूल्य ह्रासमान के साथ हमने आपका जो था कल इसमें सकल निवेश को हमने देख लिया था। ये सारी चीज़ हम कर चुके थे। तो थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे और अनुमानित आय वर्षों में से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं नवल निवेश। किसकी बात कर रहे हैं? नवल निवेश की हम लोग बात करेंगे कि आपका नवल निवेश क्या होता है। नेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कह रहा है एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में, कह रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि। समय अवधि का मतलब है पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड में, समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि नवल निवेश कहलाता है। वृद्धि नवल निवेश कहलाता है। ध्यान रहेगा। क्या हो गया नवल निवेश की अगर मैं बात करूं, और इसी में आगे है, इसी में मूल्य ह्रास शामिल नहीं है। ठीक, चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें क्या सूत्र बनेगा? तो ऐसे हम लिख सकते हैं, नवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस घिसावत। मैं इसको पूरा एक काम करता हूं, इसको यहां से ये माइनस करके और यहां नीचे लिख देता हूं। क्या है? घिसावत मूल्यह्रास। क्लियर है? तो ये आपको लिखना है। कोई आपसे पूछ ले कि नवल निवेश क्या है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि नवल निवेश कहलाता है। ठीक, और इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान रखें कि नवल निवेश बराबर होता है सकल निवेश, और सकल निवेश से माइनस किया जाता है आपका घिसावत मूल्य, यानी कि वस्तु के जो हमने कोई गुड्स से सर्विस करी है उसकी वैल्यू जो इंक्रीज हुई है उसके आधार पर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हस्तांतरण भुगतान।
ट्रांसफर भुगतान क्या होता है? हो गया। चलिए ये पेज कॉपी करें। अगला देखिए, हस्तांतरण भुगतान। यह एक पक्षीय, पक्षीय का मतलब इसको हम पक्ष भी कह सकते हैं, एक ही साइड से पक्षीय भुगतान होते हैं। कैसे होते हैं? एक पक्षीय भुगतान होते हैं जिनके बदले में जिनके बदले में कुछ कुछ नहीं मिलता। जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता है। बिना उत्पादन कह लीजिए या उत्पाद सेवा से प्राप्त आय, जैसे वृद्धा अवस्था, पेंशन, कर, पब्लिक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, ये सब आपका डीबीटी यानी कि हस्तांतरण भुगतान। इसका मतलब है यह एक पक्षीय भुगतान होते हैं जिनके बदले में कुछ नहीं मिलता बिना उत्पादन सेवा के प्राप्त आय। सिंपल इसका ये मतलब है, सरकार जब भी कुछ आपको कोई सहायता भेजती है, मान लीजिए सरकार ने आपको स्कॉलरशिप भेजी, तो जो स्कॉलरशिप आ रही है तो उस स्कॉलरशिप के लिए क्या सरकार ने कुछ आपसे लिया है? नहीं ना। सरकार ने एक पक्ष यानी कि सिंगल रूप से उसको भेजा है। आप उसको देख सकते हैं, खुद ही भेजती है ना सरकार, बिना कुछ करे, तो उसको क्या बोलते हैं? हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, डीबीटी। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद हम पूंजीगत लाभ देखेंगे। चलिए, हो गया। पूछ लेता है परीक्षा में कई बार, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे कार्य जो हैं इसी पर आधारित होते हैं। चलिए आगे बढ़े। अगला है पूंजीगत लाभ। तो पूंजीगत लाभ को देखते हैं। पूंजीगत संपत्तियों तथा वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है। यह
क्रय मूल्य से अधिक मूल्य होता है, यह संपत्ति की बिक्री के समय प्राप्त होता है। लिख लें इसको। तो पूंजीगत संपत्ति क्या होगी? पूंजीगत संपत्तियों तथा वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि जो समय बीतने के साथ होती है। क्या हो रहा है? समय बीतने के साथ होती है। यह क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर होता है। यह संपत्ति बिक्री के समय ही प्राप्त होती है। क्या होती है? बिक्री के समय प्राप्त होती है। देखा इतना? लिख लिया? इसे लिखने के बाद आगे बढ़ जाएं। एक इसी में आपको टर्म मिलेगी, कर्मचारी परिश्रमिक। परिश्रमिक कौन होते हैं? ये ध्यान दीजिए। श्रम साधन द्वारा, श्रम का मतलब होता है लेबर पावर, साधन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में प्रदान की गई सेवाएं, प्रदान की गई सेवाएं के लिए किया गया भुगतान कर्मचारी पारिश्रमिक कहलाता है। इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान शामिल होता है। तो ये है आपका कर्मचारी परिश्रमिक। क्लियर है? कोई आपसे पूछ ले कि जो कोई कर्मचारी काम करता है उसके बदले जो उसको वेतन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सिंपल, ये आपको मान लीजिए 50 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? मैं सीधे कौन सा आंसर करा दूं, उससे कोई बेनिफिट है नहीं। जिस तरह से बच्ची ने रिक्वेस्ट की थी सर इस तरह से बताइए आप नोट फॉर्म में, ताकि अगर हमको रिवीजन करना हो तो एक बड़े चैप्टर को हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, तो उसी फॉर्मेट पे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो का जो पार्ट शुरू हो रहा है, ये आपका समस्या 7
उसी फॉर्मेट पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन और लिखाने के बाद इस चैप्टर का सबसे की पॉइंट शुरू होगा, जिसको आपको पता होगा कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को देखेंगे हम, और दूसरा देखेंगे स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय और स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय के बीच को संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो अगर आपको टू द पॉइंट चीजें आती होंगी तो आप उनको संबंध को स्थापित या आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, इसमें परिचलन अधिशेष। परिचलन अधिशेष क्या होता है? परिचलन अधिशेष उत्पादन, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम को कर्मचारियों का पारिश्रमिक का भुगतान करने के पश्चात जो राशि बचती है यह किराया, ब्याज व लाभ का योग होता है। तो यह है आपका परिचालन अधिशेष। क्लियर है? तो कोई पूछ ले परिचालन अधिशेष क्या है, तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे तो अब इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो ये मैंने सारी चीजें पहले इसलिए बताई हैं, मान ली कहीं बीच में टर्मिनोलॉजी मिल जाती है कि आपका पूंजीगत लाभ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल बेस प्रॉफिट क्या है। क्लियर है? डीबीटी क्या है, किसी खाते में कैसे आपका ट्रांसफर होता है, और एक तरफ से हो रहा है नवल निवेश क्या है, नेट इसको हम आपका इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मूल्यह्रास क्या है, अगर मान लीजिए कोई आप मशीनरी चला रहे हैं, उसके कुछ कल पुर्जे टूट जाते हैं, कोई पार्ट उसका टूट जाता है, उसकी जो वैल्यू लॉस होती है उसको देखते हैं। निवेश किसको कहते हैं? सकल निवेश क्या है? इसी में निवेश का पार्ट है एक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या कहते, आप देखते होंगे कि एफडीआई की चर्चा आप लोग आम रूप से अखबारों में देखते होंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को इसी के अंदर वो आपका देखना था। तो इसलिए जो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने में जो कुछ की पॉइंट होते हैं उनको लिखना जरूरी होता है, तो ये मैंने लिख दिए थे आपके लिए। अब इसमें मैं आपको छोटा सा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कोशिश करना आप लोग लिख के लाएं, नहीं तो कल मैं जैसे लेक्चर शुरू होगा तो हम लोग उसके मेन कॉर पर चलेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो वहां बैंकिंग जो पोर्शन होता है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय व स्थिर
कीमत पर राष्ट्रीय आय। देखिए है तो नेशनल इनकम, लेकिन नेशनल इनकम में दो कंडीशन है। एक है चालू, करंट, चालू को करंट बोलते हैं ना, और एक है स्थिर यानी कि आपका कांस्टेंट। तो इन दोनों को देखना है कि आपका करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में आपका नेशनल इनकम का कैसा रिलेशन है, इस रिलेशन को हमको देखना है। तो इसको बोलते हैं करंट प्राइस और इसको बोलते हैं आपका कांस्टेंट प्राइस। क्लियर है? कोशिश करें कि आप लोग इसे ढूंढे बुक में करें। चलिए ध्यान दीजिए आप, तो आप इनको पढ़ेंगे कि आपका करंट, आपका नेशनल इनकम क्या है, कांस्टेंट आपका नेशनल इनकम क्या है। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम। आप लोग घर जाकर आप लोग देखिएगा, बुक में मिलेगा आपको। आप अगर वहां से ना मिले तो आप नेट से गूगल कर सकते हैं। नेशनल इनकम देखिए और उसके बाद देखिए व्यक्तिगत इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये दो चीज जरूर पढ़ के आइए, क्योंकि अगर आपको नेशनल इनकम पता होगा कि हम किसको कहते हैं राष्ट्रीय आय, और व्यक्तिगत आय के विषय में पता होगा आपको पर कैपिटा इनकम, तो आपके लिए राष्ट्रीय आय को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। और इसी के हम आगे बढ़ेंगे जीडीपी, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आपने सुना होगा हमारे जीडीपी में लॉस हो रहा है, जीडीपी हमारी घट रही है। तो इसको भी हम समझने का प्रोसेस जो शुरू होता है ना बेसिकली, वो आप इसी पार्ट से। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।